हाँ जी, जय हिंद सुमित, क्या हाल है? बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई आपसे। यस सर, जय हिंद सर। आप कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया। तो सुमित जो है, ये मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट था एट एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी अम्बाला। ठीक है, और रिटन एग्जामिनेशन एनडीए का इसने क्रैक किया, यहाँ से पढ़ के, हमारी जो है एकेडमी से पढ़ के। और कुछ बातें जो है मैं इस बच्चे से इनपुट लेना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत अच्छा स्कोर इसने रिटन एग्जामिनेशन में किया और जीएटी पार्ट स्पेशली बहुत अच्छा था इसका। इसीलिए मैं आप सब लोगों को रूबरू करा रहा हूँ सुमित से, सो दैट आपको एक ग्लिम्स दे सके, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन आने वाला है 10 तारीख को, आप सब लोग जानते हैं। और इस वीडियो को मैं जल्दी इसलिए रिलीज करना चाहूंगा, उसका मेन फैक्टर ये है कि अप्रोच क्या होती है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की जिसने पहले ही आपके जैसा काम किया हुआ है। तो आप उसकी सुन के बातें एक आइडिया अपने दिमाग के अंदर लगा सकते हो, या जब मैं पेपर में जाऊं तो मेरा एग्जाम टेम्परमेंट कैसा होना चाहिए, वो एक वही कैंडिडेट बता सकता है जिसने खुद क्लियर किया है। तो सुमित, पहले ही सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, एक प्रेशर वाली फीलिंग होती है, सबको होती है थोड़ी थोड़ी। अगर मैं भी बैठूंगा, मैं भी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बैठूंगा, हल्का डर रहेगा। वो हल्के डर को हम कभी खत्म नहीं कर सकते, बट जो पढ़ के नहीं आता या जिसने पहले सही से नहीं किया होता, उसका डर बहुत ज्यादा होता है। व्हाट डू यू फील? आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अगर वो डर है तो उसको कम कैसे कर सकते हैं? यस सर। सो सर, अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन की है तो सर आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा ही होगा ही। एंड सेकंड पार्ट है कि सर आपको थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप एग्जाम से पहले, तो उससे आपको अच्छी फीलिंग आएगी। एंड अपने पेरेंट्स को भी याद कर सकते हैं कि वो हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इससे आपका डेफिनेटली प्रेशर थोड़ा लो होगा और आपका एग्जाम भी ज़रूर अच्छा होगा सर। बिल्कुल। तो मेडिटेशन वाला फैक्टर अच्छा है, आप मेडिटेट करें और जल्दी सो जाएं। ठीक है, एग्जाम की रात से पहले आप कोशिश करिए कि आप जल्दी सो जाएं। उससे आपकी स्लीप जो है, स्लीप साइकिल जो है वो सही रहेगी। वरना वो अगर डिस्टर्ब होगी तो सुबह सिर दर्द होगा, एग्जामिनेशन में वो दिक्कत होगी। और सुबह लाइट फूड लीजिए। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। अगर आप साइकिल चलाते हैं, पहली बार चलाओगे साइकिल, गिरोगे। दूसरी बार चलाओगे फिर गिरोगे, तीसरी बार चलाओगे फिर गिरोगे, चौथी बार में थोड़ा संभालोगे, पांचवी बार में फिर थोड़ा संभालोगे। जब आप 10-15 बार वो सेम चीज कर लोगे, आपकी साइकिल फर्स्ट क्लास चलेगी। सेम इज एग्जाम साइकिल। आप पहली बार एग्जामिनेशन में सीधा जाओगे, गिर जाओगे। एक मॉक टेस्ट दोगे, दो मॉक टेस्ट दोगे, तीन मॉक, जब आप 10-12 मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपका एग्जाम टेम्परमेंट अपने आप डेवलप हो जाएगा। बच्चे ना थक जाते हैं पेपर के अंदर, 2.5 घंटे बैठने की क्षमता नहीं है उनके अंदर की 120 सवाल वो पढ़ सके। वो आएंगे ना 50 क्वेश्चन में, पसीने छूटने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, ब्रेन थक जाएगा उनका 50 क्वेश्चनों के बाद, क्योंकि उन्होंने वो टास्क पहले परफॉर्म किया ही नहीं 120 क्वेश्चन का। तभी तो सर बार बार बोलते रहे कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, उससे एग्जाम टेम्परमेंट डेवलप होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है। अच्छा सुमित, मॉक टेस्ट देने का ना बच्चों एक और बड़ा गड़बड़े करते हैं बच्चे जो है, तो ये है कि मॉक टेस्ट मैंने दे दिया 120 क्वेश्चन में, मेरे हो गए सर जी 60 सवाल। फिर दिया सर 60 ही हुए, फिर दिया 55 हुए, फिर दिया 50 हुए, 55, 52, 53, ऐसे ही चलता रहेगा सर, आगे नहीं बढ़ रहे। तो वो गलती मेरे हिसाब से तो ये करते हैं कि वो जो बाकी 60 क्वेश्चन होते हैं उनको चेक ही नहीं करते कि हुए कैसे वो। यस सर। 60 क्वेश्चन जो हो गए मेरे वो तो ठीक है, बाकी 60 वो छोड़ दिए हमने सर। यस सर। तो क्या ये वो बाकी 60 पे भी फोकस बच्चे को करना चाहिए? ये सर डेफ़िनेटली करना चाहिए क्योंकि वही तो आपका वीक पार्ट है और उसी को आप छोड़ रहे हैं, फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि सर मैंने एक मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था और सर वो क्वेश्चन मेरा वहाँ पे गलत हुआ था, लेकिन वही सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया और वो वहाँ मैं ठीक करके आया सर। तो यही है कि आपका क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो आप उसको एनालाइज़ करें दोबारा से उसका आंसर क्या था, कैसे आया, तो डेफ़िनेटली वो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा सर एग्ज़ाम में सर। बिल्कुल, वो एक देखो एग्जांपल भी दिया उसने कि मॉक टेस्ट के अंदर एक सवाल आया, ठीक है ना, वो मॉक टेस्ट में गलत हुआ, कोई बात नहीं, टेस्ट है, हम लोग तो सीख रहे हैं ना। बट यस सर। फाइनल एग्जामिनेशन में उसने वो सही किया, क्योंकि मैंने वो ये चेक कर लिया कि वो गलत हुआ तो हुआ क्यों, या उसका आंसर क्या होगा, या अगर आपने कोई छोड़ा भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर तो वो कैसे होगा, उसकी पूरी सोल्यूशन देखो ना। आजकल तो इंटरनेट इतना ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है, आप चीजें गूगल कर सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, कोई कोर्स फॉलो कर रहे हो तो वहां से डाउट सेशन से देख सकते हो, इवन अन अकेडमी पे भी डाउट सेशन है, वहां से भी चेक कर सकते हो। तो ये चीजें आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी, बिकॉज कोई आपको आके बताएगा नहीं ये चीजें कि भाई एक सवाल नहीं हुए, 120 में से 50 सवाल ही हुए, बाकी 70 कहाँ होंगे। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू दिस,
ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना बच्चे, ये स्कूल की जिंदगी से अलग है। यहाँ पूरे इंडिया के स्कूल के बच्चे compete कर रहे हैं आपके साथ, तो आप खुद सोच सकते हैं क्या लेवल है। चलिए सुमित, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे मैथमेटिक्स पोर्शन की। मैथ्स के लिए बच्चे को आप क्या रेफर करोगे कि क्या करना चाहिए अगर एक कोई बच्चा है जो 12th में अभी चढ़ा है और उसने एनडीए 2 देना था, ठीक है ना, तो वो मतलब एलिजिबल होता है एनडीए 2 के लिए, सितंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए था, कैसे यस सर। तैयारी करें? सर सबसे पहले तो सर आपको कोई भी एक टीचर को चूज करना होता है सर, एंड 100% आपको टीचर में फेथ होना चाहिए कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ। और उसके साथ साथ सर आपको थोड़े नोट्स बनाने होते हैं, एंड 2-3 बुक हैं सर, जैसे दिशा की है, और सर आपके भी नोट्स हैं, और सर उसके अलावा पाथ फाइंडर भी है, तो आप सर उन सभी कैंडिडेट उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं सर। और साथ के साथ सर डेली आपको सोल्व करने रहते हैं जो भी आपका चैप्टर चल रहा है, तो यही स्ट्रेटजी है सर मैथ के लिए तो सर। मतलब जो नोट्स चल रहे हैं वो फॉलो करें, बुक्स के साथ प्रैक्टिस करें। अच्छा, ग्रुप स्टडी करने चाहिए बच्चे को मैथ के लिए या इंडिविजुअल पढ़ना चाहिए, आपका क्या मानना है? सर मेरा मानना है कि सर अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाले कैंडिडेट हो तो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल रहेगी सर ग्रुप स्टडी। लेकिन आपको सर 1-2 अटेम्प्ट हो गया है सर बच्चे को, तो सर उसको तो पता ही है सर कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वो तो सर ग्रुप स्टडी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देगा सर। ठीक है, तो मेरा मानना तो ये है कि एग्जामिनेशन की तैयारी होती है वो त्याग से होती है। आपको त्याग करना पड़ता है, अकेले बैठ के बंद कमरे में शांति से एक किताब लेके, या अगर टीचर ऑनलाइन पढ़ रहे हो किसी से तो ऑनलाइन पढ़ो, जो उसने पढ़ाया उससे रिलेटेड सवाल जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं सीखोगे। ठीक है, मैथ सीखने का तरीका ही वही है, टीचर ने लेक्चर लिया, उसके बाद 150 सवाल आपने खुद प्रैक्टिस किए, फिर आप सीखते हो मैथमेटिक्स को। ठीक है ना? और मैथ के लिए तो यार चलो 100 100 120 130 नंबर बच्चा ले लेता है, 120 में से 60-70 सवाल कर लेता है, क्योंकि वो डेली लाइफ में पढ़ता आ रहा है। अब साइंस स्टूडेंट है जो, जैसे कि आप साइंस स्टूडेंट थे, है ना, साइंस थी ना आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यस सर। तो वो बच्चा जीएटी कैसे कवर करे? बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर आपके जीएटी पोर्शन स्ट्रॉन्ग था, तो जीएटी के लिए आप कुछ बुक्स रेफर करना चाहोगे या क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जीएटी पोर्शन को कवर करने के लिए? यस सर। सर सो बेसिकली सर दिशा की जो 10,000 एमसीक्यू है सर वो भी बहुत अच्छी बुक है। और उसके अलावा सर आपके नोट्स भी आपकी अकेडमी से जो मुझे नोट्स मिले थे सर, सो उन्हीं से मैंने रिवीजन किया। एंड उसका सेकंड पार्ट सर मैंने एमसीक्यू लगाए सर, जो मैं मेरे पास पीडीएफ थी उससे मैंने एमसीक्यू लगाए 3-4 बार 1000 एमसीक्यू। तो उसी से मेरा जीएटी का पार्ट है सर वो अच्छा होता चला गया, क्योंकि जीएटी का पार्ट है सर वैसे थ्योरी नहीं है सर, आपको सर पर्टिकुलर आंसर होता है या कौन सा ईयर है जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो ये अगर आप क्वेश्चंस लगाएँगे सर तो डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है इस पार्ट में आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है सर। ठीक है, तो ज्यादा थ्योरी पे नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें, आपका मानना है जीएटी में। तो 10,000 एमसीक्यू की आप बुक फॉलो कर सकते हो दिशा पब्लिकेशन की, जो एमसीक्यू वाली है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें जीएटी के। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बनती चली जाएगी, और आप वही रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। मतलब क्योंकि हिस्ट्री अगर आप पढ़ने जाओगे, हिस्ट्री सो वास्ट कि आप उसको कभी कवर नहीं कर पाओगे, है ना। पॉलिटी तो चलो फिर आप कवर कर सकते हो, ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी वास्ट, आप उसको नहीं कवर कर पाओगे। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, सारे करंट अफेयर्स नोबडी कैन लर्न, नोबडी कैन क्रैम। तो आप क्या करें कि लिमिटेड अमाउंट सिलेबस ही पढ़ें, और वही पढ़ें जो पेपर्स के अंदर आ रहा है। जैसे दिशा पब्लिकेशन में सीडीएस के भी मिल जाएंगे आपको, एसएससी सीजीएल के भी मिल जाएंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के भी मिल जाएंगे। तो वो क्या कंबाइंड सेट है 10,000 एमसीक्यूज का, तो आप कर सकते हो। एंड नो प्रमोशन, वी आर नॉट गेटिंग पेड बाय दिशा, ठीक है, अच्छी बुक है इसलिए आपको बता दिया। तो ये तो जीएटी वाला पोर्शन हो गया। अच्छा, मॉक टेस्ट के बारे में कैसे, यस, सर मॉक क्या टेस्ट। से दें और कैसे दें, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए? क्योंकि बच्चे बोलते हैं, जैसे उनका मॉक टेस्ट देने का क्राइटेरिया क्या है, सर 1 महीना पढ़ा है मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करें, 2 सिलेबस पूरा नहीं हुआ था मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करें। आपका मानना है कि सिलेबस पूरा होने से पहले मॉक टेस्ट दें, या जब खत्म हो जाए उसके बाद 1 हफ्ता बैठ के लगाएं? यस सर। सर मैं मेरी जर्नी से ही शेयर करना चाहूँगा सर कि जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी, सर मैंरे ऐसे ही मार्क्स आते थे सर 150 वगैरह। तो सर मुझे भी थोड़ा डिमोटिवेट फ़ील होता था कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं सर। बट मैंने अपनी जो स्टडी थी वो कंटिन्यू रखी सर।
तो उसके साथ में डेली मॉक टेस्ट देता रहता था सर। डेली मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए सर, चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं सर। आप वो चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन वाइज़ भी होते हैं, तो आप सेक्शनल वाइज़ भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने के बाद सर आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं सर, आप उसको रिवाइज़ कीजिए सर, जो भी कैंडिडेट है। उसे जो वो क्वेश्चन गलत हुआ है सर, उसको भी रिवाइज़ कीजिए। एंड आपको एक बेसिक आइडिया ये भी हो जाएगा कि मेरा सिलेबस कितना कवर है और मेरी अटेम्प्टिंग, एक प्रायर अटेम्प्टिंग मेरी कितनी होनी चाहिए। अगर कोई मीडियम कैंडिडेट है तो उसकी जीएस में अटेम्प्टिंग 70-80 हो सकती है सर। और सेकंड टाइम अटेम्प्टिंग वाला कैंडिडेट है उसकी 90 हो सकती है। सो आपको सर एक बेसिकली अपनी बाउंड्री भी बनानी होती है कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और सर थोड़ा एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट सर 5-10 मार्क्स से ही रह जाते हैं और ये जीएस स्कोरिंग पार्ट है, तो इस पे कैंडिडेट को मैं कहूँगा मैथ के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़रूर देना चाहिए सर। बिल्कुल। तो ये स्कोरिंग पार्ट वाला इलैबोरेट मैं सुमित का कर देता हूँ, क्योंकि जीएटी के अंदर जो एक क्वेश्चन की वेटेज है वो 4 नंबर की है, ठीक है ना, वेयर एज मैथ की जो है वो 2.5 नंबर की है। तो आप खुद सोच सकते हो, मैथ 300 नंबर का है, जीएटी डबल का है, 600 नंबर का जीएटी है। तो आप खुद सोच सकते हैं वेटेज किसकी ज्यादा है। जीएटी की ज्यादा वेटेज है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। बस मैथ इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि सिलेबस 28 चैप्टर है और क्वेश्चंस का लेवल एनसीईआरटी से ऊपर है। जीएटी इसलिए आसान लगता है क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, उससे नंबर इकट्ठे करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आसान तो है, स्कोरिंग मैं मानता हूं, बट ज्यादा भी उसी में स्कोर करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में गलती के चांस ज्यादा है आपके, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा उल्टा डाल देता है यूपीएससी, जैसा इस बार भी पेपर के अंदर डाला था। बात करते हैं सुमित, आपने एग्जामिनेशन को क्लियर किया, यस। ठीक है, एनडीए को, और उस जर्नी से जो एग्जामिनेशन क्लियर किया या तैयारी करी, उससे आपने क्या सीखा और उसको कैसे अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जर्नी जो है ना, तैयारी मेहनत करना सिखाती है एक चीज ना, उसको कैसे अपने रियल लाइफ के अंदर अप्लाई किया आपने? ये सर मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, टाइम से मेरा 10 मार्क्स से रह गया था। तो सर मुझे भी थोड़ा बैड फील हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, मैंने दोबारा अपने पॉजिटिव फील करवाया और मैंने दोबारा बस प्रिपरेशन स्टार्ट की सर और आपकी अकेडमी ज्वाइन की सर। उसके बाद सर मैंने नेक्स्ट टाइम सर उससे 150 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए सर। तो मैं यही कहूँगा कि सर आपको हार नहीं माननी है कभी भी। चाहे आपके आपके साथ आपको शुरू में फेल्योर आपको ज़रूर मिलेगा, और तो आपको आगे बढ़ते रहना है सर। बिल्कुल, मेहनत तो करनी है, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो सुमित, आफ्टर एनडीए आपने कौन कौन से एग्जामिनेशन को क्लियर किया? यस सर, आफ्टर एनडीए सर मैंने उसके बाद सर ग्रुप एक्स एंड वाई का एग्जाम दिया सर, रिजल्ट पेंडिंग है, बट आई एम श्योर दैट बोथ आर क्लियर्ड। एंड हरियाणा पुलिस एग्जाम्स का भी मैंने क्लियर किया सर। एंड उसके बाद एफ कैट का एग्जाम भी क्लियर किया सर। एंड 2-3 एग्जाम्स रिजल्ट्स आर स्टिल पेंडिंग सर। तो वो भी आपको श्योरिटी है कि उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यस सुमित ने एनडीए के बाद भी 3 एग्जामिनेशन क्लियर किए। ग्रुप एक्स एंड वाई का बच्चा बोल रहा है पूरा कंफर्म है, उसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो भी आई होप क्लियर हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। एफ कैट क्लियर किया, उसके बाद हरियाणा पुलिस का भी पेपर क्लियर किया, ठीक है। तो ये आप इसकी जर्नी से देख सकते हो कि इसका एग्जाम टेम्परमेंट डेवलप हो चुका है। इसको पता है कि यार कोई भी एग्जामिनेशन को कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, क्या सिलेबस पढ़ना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो और ये सारे विदाउट कोचिंग आपने क्लियर करे उसके बाद से? यस सर। उसके बाद से बेसिकली मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद इसने कोई कोचिंग ही नहीं ली दूसरे एग्जामिनेशन की, क्योंकि वो सिटिंग बन गई इसकी। इसको बैठने की आदत हो गई कि यार कलम पकड़ के करना पड़ेगा, करूंगा तो हो जाएगा, बस दैट्स इट। वही फ्लो जिस दिन आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा, आप कोई भी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। एनडीए तो बहुत छोटी चीज है, आप कुछ भी कर सकते हो रियल लाइफ के अंदर, अगर आप मेहनत, कंटिन्यूस एफर्ट्स बार 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 करते रहोगे और एक फेथ रखोगे चीजों के ऊपर। क्योंकि एट टाइम सुमित, मेरे हिसाब से मेरा मानना ऐसा है, जैसे आप एसएसबी में सुमित गॉट स्क्रीन्ड आउट, ठीक है, बट उसका कोई, मुझे ऐसा लगता है इसकी प्रिपरेशन से लेके आगे होने वाले फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि बहुत बहुत लोग फेल हो जाते हैं यार, कोई एसएसबी में, कोई मेडिकल्स में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई ना कोई तो फेल हो ही जाता है, ठीक है ना, कोई रिटर्न में भी रह जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फेल होने के बाद आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फेलियर ही आपको जीतना सिखाता है, मेरा मानना ये है। क्योंकि वो फीलिंग जब आती है ना आफ्टर फेलियर, वो इतनी खराब होती है कि अगली बार आप डबल मेहनत करने को तैयार होते हो,
ताकि आप जीत सको। कमेंट करना सुमित इस स्टेटमेंट के ऊपर, क्या मानना है आपका कि वो फीलिंग जो होती है वो इतनी खराब होती है कि आप दोबारा उसको चखना नहीं चाहते हो, तो आप उसके लिए मेहनत ज्यादा करते हो, तभी सक्सेस मिलती है। बड़े से बड़ा आदमी फेल होता है यार। जी सर। तो डेफिनेटली सर मुझे भी बुरा लगा था, हुआ नहीं, बट मैंने दोबारा प्रिपरेशन अच्छे से की, मैंने डबल मेहनत की, अपनी गलतियों को पहचाना सर, मैं मोर इम्पोर्टेंट वो था कि अपनी गलतियों को पहचाना, उनसे सीखा सर। एंड उसके बाद सर अपनी स्ट्रैटेजी थी सर, उसको भी थोड़ा बदला, उस पे फ़ोकस किया और मैंने दोबारा से जो सिलेबस था सर उसका ओवरव्यू लिया, उसमें से सभी सर इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे सर, उनको पिन पॉइंट किया सर और उनके बाद सर उन पिन पॉइंट पे ज़्यादा फ़ोकस किया और स्ट्रैटेजी में सर बदलाव करने के बाद मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला सर। ओके, एफकैट में कितना स्कोर रहा आपका? सर एफकेट में सर 190 था सर। और कट ऑफ कितनी थी? 160? यस सर, 156 सर। 300 में से? तो उसकी एएफएसबी आ गई आपकी? यस सर। कहाँ पे? सर एएफएसबी वाराणसी है। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट। उसके लिए भी तैयारी अच्छे से करना आप, एसएसबी के ऊपर भी। एंड आई यस। होप कि इसका आपका जो है रिजल्ट अच्छा रहे, फ्रूटफुल। नहीं तो मुझे इतना तो पता है कि आप नहीं इधर तो कुछ ना कुछ तो जिंदगी के अंदर आप कर लोगे, क्योंकि लड़ने की वो फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर आ गई है, जो बहुत कम बच्चे ही छोटी उम्र में डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, वो बहुत बहुत अच्छी लगी। बात करते हैं सुमित, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज पूछी जाए कि यार ये बच्चा है, ये रिटर्न क्लियर करके आया है, ठीक है, आपने तो देखा है, आप एसएसबी में गए हो, आप क्या उसके अंदर ऐसा बोलोगे यार ये चीज तो सर होनी चाहिए इसके अंदर, अगर नहीं है तो बाहर कर देंगे? सर डेफिनेटली सर फर्स्ट तो डिसिप्लिन होना चाहिए सर, कि आप डेली स्टडी कर रहे हो, ये नहीं है कि सर आप एक दिन तो 12 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आप हाथ ही नहीं लगा रहे हो बुक्स को। तो सबसे पहले सर आपको सर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आप में, आप डेली स्टडी कर रहे हो सर कोई भी कैंडिडेट। और सर उसके बाद है कि सर आपने एक पर्टिकुलर टीचर को भी फॉलो कर रखा है सर। अभी सर कई बच्चे होते हैं जो 5-5 टीचर से पढ़ रहे हैं सर और फिर वो बाद में सर वो बोलते हैं कि मैंने तो बहुत पढ़ा था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर। तो आपको सर एक पर्टिकुलर टीचर को फ़ॉलो करना होता है सर, कंटीन्यूअस रहना होता है। सर ये जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर, मैं इनको बेस मानता हूँ सर। ये आपकी तैयारी का बेस होते हैं, इन्हीं से आपको स्टार्ट करना चाहिए सर। बिल्कुल, तो मतलब कि एक टीचर को फॉलो करें और मेहनत करें, बट कंसिस्टेंटली मेहनत करें, ये बहुत अच्छी बात बोली है। मैंने भी ऐसे स्टूडेंट देखा सर, मेहनत कर रहे हैं, एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन 12 घंटे सो रहे हैं, उससे काम नहीं पड़ेगा। 6-6 घंटे रोज पढ़ ले, कंसिस्टेंटली पढ़ ले। ठीक यस है, ऐसे नहीं हफ्ते में एक ही दिन किताब उठाई, उस दिन ही 20 घंटे पढ़ लिए, तो वो बेवकूफी वाले काम है। आप कंसिस्टेंट अगर रह कर 5-5 6-6 घंटे भी डेली पढ़ लोगे, और घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, उन घंटों में आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। कितने यस घंटे यार, मैं 10 घंटे बैठा हूँ किताब खोल के बैठा रहा हूँ, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या उसके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब आप उन घंटे को कैसे अप्लाई कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो उनके अंदर। ये थोड़ी कि मोबाइल चलाते रहोगे, वो चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और सुमित, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है वो यूट्यूब चला रहा है, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है, सर। तो बच्चों की एक बहुत बड़ी दुविधा है कि सर हम ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस चीज को कैसे मतलब कंट्रोल किया? यस। क्योंकि मोबाइल तो आप भी चलाते होंगे, पढ़ाई आप भी कर रहे थे, यूट्यूब से भी हो सकता है आप पढ़े हो, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे ही दिखता हूँ। तो मतलब ये कैसे आपने इसको कंट्रोल किया? यस। तो डेफ़िनेटली सर डिस्ट्रैक्शन सभी को होता है सर और सोशल साइट्स पे वगैरह पे सभी कनेक्टेड हैं तो होता है सर। सो सर मैंने तो सर अब एक तो ये किया हुआ था कि सर मैंने टाइमिंग फिक्स की हुई थी कि मुझे इस ऐप को 30 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो मेरे पास नोटिफ़िकेशन आ जाती है अगर मैं 30 मिनट से ऊपर उसको यूज़ करता हूँ सर। तो एक अच्छा। तो सर कोई भी कैंडिडेट ये कर सकता है, सेटिंग कर सकता है वहाँ पे सर स्नूज़ वगैरह की। एंड सर सेकंड आप कोई भी एक सेल्फ मोटिवेशन का कोई भी सोर्स बना सकते हैं सर। या आप कोई वॉलपेपर लगा सकते हैं जो आपको सर याद दिलाएगा कि मुझे एनडीए में जाना है। तो एक किसी भी सर अपना मोटिवेशन किसी पर्सन को बना सकते हैं सर। तो उसके आप उससे मोटिवेट होते रहेंगे तो फिर डेफ़िनेटली आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे या कुछ ना कुछ कम होगा सर डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो इधर चूज योर आइडल, जो फोटोग्राफ के ऊपर है, वॉलपेपर के ऊपर, और जहां आप जाना चाहते हो, जैसे एनडीए जाना चाहते हो तो वो वॉलपेपर लगा लो। दूसरा टिप जो सुमित ने दिया है वो है कि अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग कर लें कि आप 30 मिनट्स या 45 मिनट जितना भी आप यूज करना चाहते हैं सोशल मीडिया साइट्स को, वैसे उपयोग करें। ठीक है,
उसमें बेटर होगा। अच्छा, आइडियल कैसे चूज करें? आप कैसे एक मतलब मैं फॉर एग्जांपल कुछ बनना चाहता हूँ लाइफ के अंदर, सपोज करो मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, MS धोनी भी है, विराट कोहली भी है, सचिन तेंदुलकर भी थे, वीरेंद्र सहवाग भी थे, राहुल द्रविड़ भी थे, बहुत सारे नामी क्रिकेटर्स हैं। तो मैं किसको आइडल चूज करूंगा? ऐसे ही मैं सपोज करो ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो कैसे हम आइडलाइज करें किसी व्यक्ति को? सर डेफिनेटली सर, हमें आइडल उनको चुनते हैं सर जो आप खुद को रिलेट कर पाते हैं सर जिससे। जैसे कि सर मैं पर्सनली अमन दत्तरवाल हैं सर, उनको आइडियल मानता हूँ सर, क्योंकि उन्होंने 10th-12th में मेरी बहुत हेल्प की है सर। और सर जैसे वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं सर, तो मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ सर 12th तक, तो मैं भी बच्चों को थोड़ा गाइड करता रहता था। तो उसी से सर मैंने उनसे रिलेट किया, उन्होंने जो मुझे बताया मैंने वो दूसरे बच्चों को बताया। सो ऐसे ही जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी से, तो डेफिनेटली सर आप उनको आइडियल चूज़ कर सकते हो। मतलब जिसके हालात आपसे सिमिलर रहे हों। यस मेरे हिसाब से तो ये है। मेरा मानना ये है कि आइडलाइज़ आप उस व्यक्ति को कर सकते हो, जो आपके जैसा रहा हो और कुछ अचीव किया हो लाइफ़ के अंदर, जिसकी जर्नी से आप कोरिलेट कर पाएँ। तो उस तरीके से शायद आप आइडलाइज़ कर सकते हो, जैसा सुमित ने एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है ना? तो आप आइडलाइज़ उसी व्यक्ति को करें जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं और जो आपके हालातों से निकल कर वहाँ पहुँचा हो। तो उसकी जर्नी को फ़ॉलो करो, देखो और कॉपी करो, बस खत्म। मेरे हिसाब से तो यही रूल है। ठीक है ना? कॉपी एज़ इट इन नहीं कि जो उसने किया वो मैंने करना। मतलब उसके पाथ को देखो कि क्या-क्या तरीके उसने यूज़ किए हैं, कैसे करा है, कैसे वहाँ तक टॉप तक पहुँचा है। ठीक है? और सुमित, एग्ज़ाम के अंदर बच्चा बैठता है, पेपर देने बैठता है। क्या सारे सवाल पढ़ना ज़रूरी है? या 10 मिनट पहले वो सोच के लगा ले, गोले सर्कल कर ले और उसके बाद करें? आपका क्या मानना है? सर, 2 स्ट्रैटेजी होती हैं सर कि एक तो आप 10 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लगाएँ। और सर एक होता है कि सर आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसे छोड़ते चलते जा रहे हैं, और जो ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं आप 40-50 जो होते हैं कि आपको वो वन शॉट में ही आपके हो जाएँगे, देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा इसका आंसर ऐसे आएगा। सो ऐसे भी कर सकते हैं सर। मैं ये सेकंड वाली फ़ॉलो करता हूँ सर कि जो मुझे लगता है कि वन शॉट में मेरे से क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, सो 3-4 वो फँसाने वाले होते हैं सर। और सर पेपर का पैटर्न भी ऐसा होता है, हार्ड क्वेश्चन हमेशा वे आगे डाल दिए जाते हैं कि बच्चे का टाइम चला जाए, क्योंकि तभी तो कैंडिडेट सॉर्ट आउट होंगे सर। तो इ इसलिए सर आपको क्वेश्चन छोड़ देना है, बाद में आप उसको बेशक टाइम लगा सकते हैं, और आपको बाद में पहले सारे क्वेश्चंस में एक बार जो वन शॉट वाले हैं वो आपको करने हैं। बिल्कुल। तो मतलब मानना ऐसा है कि आप या तो पहले सर्कल कर लें जो आपको आते हैं, या फिर वही क्वेश्चन पहले करें जो आपको आते हैं। यस सर। या तो पहले सर्कल कर लें उनको और फिर पेपर करें, या जो आते हैं वो करें, जो नहीं आता उसको एक लाइन में पढ़ें, छोड़ दो कि ये चैप्टर तो मैं करके ही नहीं आया। तो दोनों में से जो आपके लिए वर्क करे, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो, क्योंकि पहले वही पार्ट करना है जो आपको आता है, सो दैट आप पहले स्कोर कर सके कुछ नंबर। क्योंकि यहाँ ईगो नहीं चलेगी कि यार मैं वेक्टर पढ़ के आया था, इसका सवाल आ गया तो ये तो होना चाहिए मेरे से, नहीं होगा तो मैं खराब हूँ। 120 सवाल है यार, आपके पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है ना? आप पहले वो तो कर लो, पहले पास हो जाओ, फिर अच्छा स्कोर करने की सोचो। ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? तो सुमित, मॉक टेस्ट आपने कहाँ से दिए थे? सर मैंने सर अनअकैडमी से ही दिए थे सर मैक्सिमम मॉक टेस्ट, और आपकी एक 25 की सीरीज़ मॉक टेस्ट थी सर, वो भी ज़्यादातर तो मैंने वहीं से दिए थे सर 25 की सीरीज़ से। और सर मैं डेली ये 2 मॉक टेस्ट देता सर, एक मैथ्स का और एक जीएटी का, और उनको बाद में रिवाइज़ ज़रूर करता था सर। तो उसी से सर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई सर। बिल्कुल। तो सुमित ने 25 की सीरीज़ से जो है वो मॉक टेस्ट फ़ॉलो किए और अनअकैडमी के मॉक टेस्ट फ़ॉलो किए और डेली 2 मॉक टेस्ट लगाए। अच्छा, जैसे 10 को पेपर है, कब मॉक टेस्ट देने बंद कर दें? सर, ये तो सर कैंडिडेट के ऊपर है सर, उसकी कैसी प्रिपरेशन है। बाकी सर कि ये है कि आप अभी तो सर मॉक टेस्ट देना ना देना वो अलग बात है सर। बाकी आप 2-3 दिन पहले सर बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बस आपको सर रिवाइज़ करना है। और सर बिल्कुल। बहुत सारे सर बच्चे भी ऐसे बोलते रहते हैं, भाई तूने वो टॉपिक किया, वो नहीं किया, ये हाँ, रह गया। तो आपको उस बात पे ध्यान नहीं देना कि मैंने ये टॉपिक छोड़ा या ये नहीं छोड़ा। आपको उस पे ध्यान देना कि मैंने ये टॉपिक किया है, और मैं श्योर हूँ इस बार मेरा एग्ज़ाम क्रैक होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। तो आप स्ट्रेंथ पे फ़ोकस करें, वीकनेसेस में लास्ट में फ़ोकस मत करें। वीकनेस पे स्टार्टिंग में फ़ोकस करें।
ठीक है ना, लास्ट में आओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, और लास्ट में आते आते मॉक टेस्ट देने बंद कर दो। ठीक है, तो ठीक है सुमित, बहुत अच्छा लगा। जाते आते कोई लास्ट टिप देना चाहोगे बच्चों को? यस सर, डेफिनेटली सर, मैं कहना चाहूँगा सभी को सर ऑल द बेस्ट। एंड मैं सर आपको सर दिल से धन्यवाद सर, आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड पूरी अर्पी टीम की सर। एंड मैं सभी कैंडिडेट से भी यही बात कहना चाहूँगा कि सर वो अपने टीचर सभी को सर एक बार पेपर से पहले सर सभी को एक शॉर्ट्स नोट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें सर, थैंक यू के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नीचे जो है आप कोई क्वेरी अगर है तो सुमित देख लेगा, मैं वीडियो में मैं बोल दूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो नीचे इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में अंदर अपना कमेंट डाल सकते हैं अगर आप कोई भी डाउट आता है लास्ट मिनट में। ठीक है, क्योंकि इतने एग्जामिनेशन सुमित ने भी क्रैक कर दिए लास्ट मिनट में, आपको वो बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम वो समझ पाएगा, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट ही है और काफ़ी सारे पेपर वो दे चुका है और क्लियर भी कर चुका है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।